ठीक है, तो ये हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस वही सब सेम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वो वर्किंग कैपिटल, लास्ट टॉपिक हमारा। वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है हमें? वर्किंग कैपिटल की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस कर सके। अपने जहाँ से वो सामान ला रही है, जहाँ से वो माल उठा रही है या जहाँ से इन्वेंट्री उठा रही है, उनको पैसे दे सके, या जिसको वो सामान दे रही है उनसे पैसे ले सके, उन्हें डिस्काउंट दे सके। तो क्या क्या चीज़ें मैनेज करने होते हैं? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड होती हैं वो, बिल्स रिसीवेबल, कितने उनके पेमेंट आनी है, डेटर्स, उनके लेनदार, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है ना, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, और सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसी में करना पड़ता है जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, या ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये फेसबुक वगैरह हुए, इनमें तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा यार। ठीक है, इनकी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कम और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम। जो मेन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहा हूँ मैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्री आती है, ठीक है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, देन उसके बाद मतलब इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश्ड गुड, तब जाके उनकी सेल होती है। समझ रहे हो? अब इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल आया, कच्चा माल आया, उससे हमने सेमी फिनिश्ड गुड तैयार किया। सपोज प्रोडक्ट है हमारा बोल्ट, बोल्ट ले लो आप, बोल्ट्स जो होते हैं ना, जो चूड़ी चढ़ाते हो आप, डेट इज बोल्ट। अब बोल्ट का प्रोसीजर क्या होता है? बोल्ट के लिए सरिया आया, ठीक है, लोहे का सरिया आया। अब वो लोहे के सरियों को क्या करेंगे? पहले उसकी टर्निंग करेंगे, मतलब कि उसको छीलेंगे, फिर उसके ऊपर थ्रेडिंग बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको हार्ड करेंगे बोल्ट को, फिर उसके बाद उसकी प्लेटिंग वगैरह होती है। मतलब बोल्ट का प्रोसीजर क्या हुआ? रॉ मटेरियल आया, डेट इज सरिया आ गया लोहे का, फिर उसके बाद उसमें कटिंग और थ्रेडिंग हुई, ठीक है, देन उसके बाद हार्ड किए गए उसको, देन उसके बाद उस पर प्लेटिंग हुई, ठीक है, फिर उसके बाद सेल, पैक और सेल, ठीक है, पैकिंग और सेल। अब क्या क्या प्रोसीजर हुआ? पहले सरिया आया, उसके बाद उस पर चूड़ियाँ काटी, उसके बाद उसको हार्ड किया, उसके बाद उसकी प्लेटिंग की। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया जो सरिया है। हमने काट के उस पर फिर चूड़ी काट दी और उसको साइज में काटा, उसका हेड वगैरह बनाया, ये हमारा क्या हो गया? सेमी फिनिश्ड आइटम्स। उसके बाद हार्डनिंग करके उस पर प्लेटिंग कर दी, दैट इज फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी सेल कर देते हैं। अब हमारे पास कितना सरिया आना चाहिए, समझ रहे हो? कंपनी कितना सरिया मंगाए, कितने उसके बोल्ट की सेल है, कि इस सरिये में कितने बोल्ट निकलते हैं, ठीक है, थ्रेडिंग, उसकी टाइमिंग क्या है, इसमें जो सपोज टाइमिंग लग रही है पूरे सरिये से लेके उसकी कटिंग में, हार्डनिंग में, प्लेटिंग में, सपोज 1 महीना लग जाता है, ठीक है, 1 मंथ। ये क्या होगी? उसकी बिजनेस साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आने के बाद उसकी कटिंग होगी, थ्रेडिंग होगी, हार्डनिंग होगी, प्लेटिंग होगी, उसके बाद फिर उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग, इन सब में कितना महीना लग जाएगा? 1 महीना। तो कंपनी को इन्वेंट्री कम मंगानी पड़ेगी 1 महीने पहले। अगर उसका ऑर्डर 1 महीने बाद का है तो कंपनी को इन्वेंट्री 1 महीने पहले मंगानी पड़ेगी। 1 महीने पहले इन्वेंट्री मंगाने के लिए पैसे होने चाहिए, ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। अब जहां से उसने इन्वेंट्री मंगाई उसको पैसे देने हैं, और जब वो बेचेगा तो वहां से पैसे आने भी हैं, समझ रहे हो? अब फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में मैनेज करने का क्या क्या आ जाता है? ये टाइम पे देने के, इसको रॉ मटेरियल जिससे खरीदा है उसको टाइम पे पैसे देने हैं, तो पैसे कंपनी के पास होने चाहिए, वरना अगर लेट हो जाता है तो पेनल्टी वगैरह लगती है और ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए रॉ मटेरियल, उसके पास, कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, उसके पास इनफ रॉ मटेरियल भी होना चाहिए,
कि वो आगे सामान बना सके, फिनिश्ड गुड बना सके या कटिंग वगैरह थ्रेडिंग वगैरह करा सके। क्योंकि अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मशीनें बंद हो जाएंगी, मशीनें बंद हो जाएगी तो कंपनी की प्रोडक्शन रुक जाएगी, कंपनी के मशीनें बंद होने का खर्चा जो मशीनें लगाया हुआ है, मतलब अगर एक दिन कंपनी की प्रोडक्शन रुकती है तो उसका खर्चा होता है। मशीन ना चले तो कंपनी का नुकसान है, मशीन चलनी चाहिए, समझ रहे हो। तो रॉ मटेरियल लिया, वो इतना रॉ मटेरियल होना चाहिए कंपनी के पास। उसके बाद उसकी कटिंग थ्रेडिंग के लिए हमारे पास लेबर होने चाहिए, मशीन होनी चाहिए। उसके बाद उसकी हार्डनिंग के लिए हमारे पास सामान होना चाहिए, कच्चा तेल होना चाहिए, भट्टी होनी चाहिए जिसमें हम पकाएंगे उसको फिर ठंडा करेंगे। देन उसके बाद हमारी प्लेटिंग होनी चाहिए, हमारे पास प्लेटिंग के लिए बंदा होना चाहिए, उसके पास सामान होना चाहिए, निकल प्लेटिंग हो रही है, जिंक प्लेटिंग हो रही है, क्रोम प्लेटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है उसके लिए उनके पास हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और पैकिंग करके फिर भिजवाने के लिए, तो ये सब प्रोसीजर होता है। अगर 1 मंथ का टाइम लगता है, डेट इज बिजनेस साइकिल, ये बिजनेस साइकिल है इसकी 1 महीने की, ठीक है। और पेमेंट क्या हो जाता है इसमें, अगर 1 महीने का आगे का टाइम है, 1 महीने इसके पिछले महीने का टाइम है, 1 महीने पेमेंट का टाइम है, सही है। तो जहां इसने रॉ मटेरियल लिया, जब इसको पेमेंट दे के रॉ मटेरियल लेकर आना पड़ा वहां से, और जहां तक इसकी पेमेंट आएगी वहां तक क्या आ गया इसका टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, समझ रहे हो। आगे मतलब 3 महीने का टाइम है कि यहां से पेमेंट आ जाएगी जहां हमने बेचा है 3 महीने में, और हमें अगले महीने पेमेंट करनी है इसकी, समझ रहे हो। तो उस महीने जहां हमने पेमेंट की, जहां से हमारा बनाना शुरू हुआ वहां से, और पैसे आने तक, जहां तक हमारे पैसे आए हैं, जिस डेट से हमने बनाना शुरू किया है और जिस डेट को हमारे पैसे आ गए, उसको कहते हैं एक पूरी साइकिल, जहां हमारा मतलब पूरी सेल कंप्लीट हो जाती है, समझ रहे हो। तो उस चीज को पूरे मैनेज करने को उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, उसकी मैनेजमेंट। दो एसेट्स एज नोटेड अर्लियर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही लिखा हुआ है सेम के सेम कि वर्किंग कैपिटल वो होती है जो वो एसेट्स होते हैं जो इस साल के अंदर अंदर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बैलेंस होना चाहिए लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। लिक्विडिटी क्या होती है कि कंपनी के पास कैश है, और प्रॉफिटेबिलिटी के प्रॉफिटेबल है ना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा दाम पे ले आए और कम दाम पे बेच रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट में बेच रही है और दूसरा पैसा जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सेल बढ़ रही है पैसा आ नहीं रहा, उधार पे बेचे जा रहा है तो भी कंगाल हो जाएगा। तो पैसे भी आने चाहिए टाइम पे, प्रॉफिट भी होना चाहिए, तब जाके हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ये सब इंक्लूड होता है। करंट लायबिलिटीज, जो हमारी 1 साल के अंदर अंदर की देनदारी हो गई वो करंट लायबिलिटीज हो गई। नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला तो नेचर ऑफ बिजनेस, सीधी सी बात। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कितने बड़े स्केल पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं, सेम वही फिक्स्ड इनकम वाले हैं। फिर बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मैंने आपको बताया डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल क्या होती है, ये तो हो गई इसकी प्रोडक्शन साइकिल, एक तरीके से कह लो आप प्रोडक्शन साइकिल या इनकम साइकिल, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन साइकिल बोल लो आप। ये हो गई इसकी प्रोडक्शन साइकिल कि कितने टाइम में ये प्रोडक्ट लाके और इसने फिनिश्ड गुड बना दिया। एक होती है बिजनेस साइकिल। बिजनेस का क्या फेज होता है, जैसे हमारी इकोनॉमी चलती है ना ऐसे ही हमारा बिजनेस चलता है। सपोज फेसेस, बूम, रिसेशन, तो ऐसे हमारे फेस आते हैं बिजनेस में, बूम रिसेशन बूम रिसेशन बूम रिसेशन। तो बूम जब पीरियड होता है, जब इकोनॉमी बूम पे होती है, हमारी इकोनॉमी बढ़िया चल रही होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, कंपनी के पास डिमांड ज़्यादा है। और अगर कंपनी के पास डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी के पास रॉ मटेरियल भी ज़्यादा होना चाहिए, वर्कर ज़्यादा होने चाहिए, फिनिश्ड गुड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रिसेशन का पीरियड है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल लाके इकट्ठे करके करेगी क्या, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो उस टाइम कंपनी को कितना अपने पास वो रखना चाहिए, रिसेशन के टाइम पे कितना सेल होती है, बूम के टाइम पे कितनी सेल होती है, कितना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, बूम के टाइम पे कितना हमारा रिसेशन के टाइम पे प्रोडक्शन होना चाहिए। तो वो सब भी क्या अफेक्ट करती है, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। फिर आ जाता है हमारा सीजनल फैक्टर।
कोई कोई कंपनी ऐसी होती है, मतलब कोई कोई चीजें प्रोडक्ट ऐसा होता है कि सीजन में काम करता है, जैसे एसी। एसी क्या होगा, एसी गर्मी सर्दियों में कौन खरीदेगा, सर्दियों में कोई एसी खरीदेगा नहीं, गर्मियों में उसकी प्रोडक्शन होती है, गर्मियों में उसकी सेल होती है। तो सीजनल फैक्टर्स, कंपनी क्या करती है, सर्दियों में प्रोडक्शन बढ़ा देगी और गर्मियों में प्रोडक्शन कम कर देगी। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा सर्दियों में सामान लाने पड़ेंगे, एसी के बनाएगी, फटाफट फटाफट बेचेगी। और गर्मियों में, मतलब कंपनी गर्मी में भी बना के रख सकती है, लेकिन गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा। दैट इज सीजनल फैक्टर, ठीक है ना, जिसकी डिमांड सीजनल होती है, कि सीजन आने पे डिमांड बढ़ गई, सीजन चला गया डिमांड खत्म। फिर प्रोडक्शन साइकिल, जो मैंने आपको बताया, यही प्रोडक्शन साइकिल, सही है ना, जहां रॉ मटेरियल से और पूरे फिनिश्ड गुड बनने तक जो साइकिल लगी, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। ये भी आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगी, क्योंकि जितना आपको ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, उतने ही पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, उतना ही आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो प्रोडक्शन साइकिल भी आपको आपके इसको काम को अफेक्ट करेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट अलाउड। तुम्हें कितना क्रेडिट अलाउड है, कितनी उधारी अलाउड है आपको, समझ रहे हो, कि कितना सामान आप उधार पे ला सकते हो आगे से। ठीक है, मान लो आप बाहर से 1 लाख का सामान लेकर आ सकते हो, उधार आप 1 लाख का सामान खरीद सकते हो। तो 1 लाख का सामान खरीदने का मतलब आप आगे भी 1 लाख की उधारी दो या 1.5 लाख की उधारी दे दो, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ये भी अफेक्ट करेगा कि कितना सामान आप उधार में ला सकते हो और कितना सामान आपको नगद लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप उधार ला सकते होगे, ले आओगे, और जहाँ नगद देने की बात होगी तो वहाँ कंपनी थोड़ा सा हिचकिचाएगी, चलो यार बाद में ले लेंगे, अभी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं, और जरूरत होगी तो लेके भी आएगी। तो वो सब, ये सारे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड मतलब जितना हमने उधार का टाइम दिया हुआ है अपने कस्टमर्स को, कि हाँ तुम हमें बाद में दे देना पैसे, ठीक है, वो भी हमारी इफेक्ट करती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब कि सपोज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में क्या आ जाता है, इसको मिटाए तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है। सपोज कि कंपनी है XYZ, इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सपोज 20 लाख बोल्ट बनाने की है, 20 लाख बोल्ट मैन्युफैक्चर की है, ठीक है। इसकी अभी फिलहाल प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 लाख बोल्ट बनाने की है, लेकिन इसके पास जो डिमांड है वो अभी 15 लाख बोल्ट की है। मतलब अभी जो फिलहाल डिमांड चल रही है वो 15 लाख बोल्ट के आसपास की है, लेकिन इसने 5 लाख बोल्ट की कैपेसिटी फालतू रखी हुई है कि अचानक अगर मार्केट में कभी डिमांड बढ़ जाए या मार्केट में डिमांड बढ़ जाए इसके प्रोडक्ट की, तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तो ये तुरंत के तुरंत नई जमीन खरीदे, उस पर फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री लगा के उसमें मशीन लगाए, फिर लेबर लेके आए और तुरंत के तुरंत बोल्ट बना के बेच दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, कंपनी अपनी जैसे 100% अगर अपनी इसकी कैपेसिटी है तो इस 100% कैपेसिटी का 70% ही यूज करता है, 30% बचा के रखता है। जब 30% कैपेसिटी अपनी बचा के रखता है उस पीरियड के लिए कि कहीं अगर अचानक से डिमांड बढ़ गई तो मुझे नई फैक्ट्री या मैं उस डिमांड को पूरी ना कर सकूं, ऐसा ना हो, तो वो अपनी कैपेसिटी डिमांड का 70% ही यूज करती है कंपनी। 30% हमेशा कोई भी कंपनी होगी वो बचा के रखेगी, 30% या 40%, जैसा भी कंपनी रिक्वायरमेंट होगी या जैसा भी उस कंपनी के नॉर्म्स होंगे, जैसा भी वो करती होगी एज पर मार्केट डिमांड और कंडीशन, तो वो उस हिसाब से, मतलब कोई भी कंपनी अपनी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करती। कंपनी हमेशा बचा के चलती है, अपनी कैपेसिटी का 70 या 60% ही यूज करती है कि कहीं मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो कंपनी उसको पूरी कर सके, समझ रहे हो। तो ये सब फैक्टर्स भी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से तो यार देखो वर्ड ही समझ में आ रहा होगा। रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है, ऑल टाइम अवेलेबल है, जब भी जाओ तभी मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा भर के क्यों लाओगे? ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, तो खबरें आ गई कि दुकानें बंद हो जाएंगी, अब मिलेगा नहीं, सामानें बंद, राशन बंद। तो लोग बागों ने क्या करा, दुकान पे पहुंचे भाग भाग के और राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सही है। ऐसे ही कंपनी क्या करेगी, अगर कंपनी को दिख रहा है कि आगे रॉ मटेरियल की कमी हो सकती है, आगे हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा पूरा, या रॉ मटेरियल हमारे कम हो सकते हैं, तो उस रॉ मटेरियल की पूर्ति के लिए वो क्या करेगी, पहले ही ला के भर लेगी अपने पास। और अगर उसको पता है कि कंपनी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं, मतलब अवेलेबल है मार्केट में, जब भी चले जाओ रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, धीरे धीरे लेके आ जाएगी। इकट्ठे ला के भरने की क्या जरूरत है, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे लेके आएगी। तो ये सब भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। कैसे? अगर रॉ मटेरियल भर लेगी, ज्यादा पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, वही सेम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया है। फिर लेवल ऑफ कंपटीशन। अब लेवल ऑफ कंपटीशन और इन्फ्लेशन। अगर आपका बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर बहुत है मार्केट में, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर बहुत है, जैसे एशियन पेंट्स है, उसके बाद नैरोलैक पेंट्स भी है, ठीक है, इतने सारे पेंट्स हैं, ठीक है। तो पब्लिक क्या करेगी भाई, एशियन पेंट और नैरोलैक पेंट में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं, सेम पेंट ही है। अब मार्केट में अगर सपोज एशियन पेंट नहीं मिल रहा, तो पब्लिक क्या करेगी, जाके एशियन पेंट नहीं मिला, नैरोलैक दे दो, ठीक है, या नैरोलैक भी नहीं मिला तो कोई और सा दे दो। जहां पब्लिक चेंज कर सकती है, तो वहां क्या होता है, कंपनी ज्यादा अपने पास सामान रखेगी बना के, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कंपनी क्या सोचेगी, मेरा प्रोडक्ट अगर नहीं मिला तो पब्लिक दूसरा प्रोडक्ट ले लेगी, तो पब्लिक को मतलब उस कंपनी को अपने पास ज्यादा फिनिश्ड गुड रखने होते हैं, ताकि वो तुरंत ऑर्डर आने पर तुरंत सप्लाई दे सके। ऐसा नहीं हो कि वो सप्लाई ही ना दे पाए और डिमांड हो मार्केट में, तो दूसरी कंपनी की तरफ चला जाए कस्टमर। तो उस कस्टमर को रोकने के लिए कंपनी को ज्यादा फिनिश्ड गुड रखने पड़ते हैं अपने पास। एशियन पेंट का डब्बा अगर नहीं मिला मार्केट में, तो कंपनी रुकेगी थोड़ी ना, कंपनी तो सीधा सीधा वहां चली जाएगी, नैरोलैक का ले लेगी। वो अपने घर की फर्निशिंग थोड़ी ना रुकवा देगा यार, एशियन पेंट नहीं मिला तो, ठीक है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस, जितना ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल, उतनी ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी भी रखनी पड़ती है कंपनी को, उतना ज्यादा वो अवेलेबल कराना पड़ता है लोगों को, उतनी ज्यादा, ठीक है। तो इसकी भी जो है, ये भी अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, उतने ज्यादा फिनिश गुड रखने पड़ेंगे, जितना ज्यादा आपका कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट है। फिर आ जाता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई मतलब कि एक तरीके से अगर सामान की महंगाई बढ़ रही है और आपको दिख रहा है कि तेजी से बढ़ रही है, जैसे सोना है। अब सोना क्या है, जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं और उसकी ज्वेलरी बना के उस पर मेकिंग चार्ज वगैरह लगा के, सोने तो सोने के रेट पे ही जाएगा, प्लस में मेकिंग चार्ज पे पैसा कमाते हैं। अब सपोज उन्हें लग रहा है मार्केट में सोना बढ़ने वाला है, ठीक है। अब जैसे सोना तो यार कहाँ 30 से 50,000 आ गया, 30,000 सोना था, 50,000 आ गया। अब अगर मार्केट, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, है ना, त्रिभुवन दास ज्वेलर हो गया, जो भी है, मतलब, तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ बढ़ता मार्केट है, सोने का दाम बढ़ने वाला है, तो वो अपने पास सोना ला के रख लेंगे पहले से, 30,000 पे सोना खरीद के रख लेंगे कि आगे जब महंगा हो जाएगा तब बेच देंगे। फिलहाल सोना ला के रख लो, उन्हें पता है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ेगी तो सोना भी बढ़ेगा, सोने का दाम बढ़ेगा, तो सोने का दाम बढ़े इसलिए वो पहले से ला के रख लेंगे अपने पास इन्वेंट्री। और अगर उन्हें लग रहा है कि आगे महंगाई नहीं है, तो प्रोडक्ट पे महंगाई है ही नहीं, ये तो ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ज्यादा ऊपर नीचे होगा नहीं, सेम इसी रेट पे मिलेगा, इससे ज्यादा तो हम मार्केट से कमा लेंगे, तो कंपनी क्या करेगी, उसकी चीज कम रखेगी अपने पास, वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में छोड़ देगी कि जब जरूरत होगा तब ले लेंगे। ऐसी कोई ना इस पे महंगाई बढ़ रही, ना इस पे कोई आफत आ रही, तो कंपनी अपने पास इन्वेंट्री रखना ही नहीं चाहिए। कंपनी सोचेगी कि हाँ महंगाई तो है ही नहीं, अपनी जितनी जरूरत है उतना ही रखो, आगे महंगाई बढ़ेगी तो देख लेंगे। और जिस चीज पे, जिस प्रोडक्ट पे कंपनी को लगता है कि यहाँ महंगाई बढ़ने वाली है, उस प्रोडक्ट को क्या करेगी, कंपनी अपने पास रखने की सोचेगी, अपने पास स्टॉक बढ़ने की सोचेगी कि स्टॉक रख लूँ, क्या पता बाद में चीज महंगी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारा इन्फ्लेशन भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 9 खत्म। और मेरे हिसाब से अब आपको चैप्टर 9 दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, जितनी आराम से मैंने आपको अच्छे से समझाया है पूरा चैप्टर 9, ओके।
तो यार प्लीज़ जरा कमेंट वगैरह करके ज़रूर बताना कि यार आपको क्या चैप्टर 9 समझ में आया है, नहीं आया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आया है या नहीं आया, कैसा पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो फिलहाल मैं जैसे 9th और 10th चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ये 9th चैप्टर और 10th चैप्टर ही मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत है। बाकी तो सब आपके थियोरटिकल सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सब कैसा होना चाहिए, ये तो यार नॉर्मल सी बातें सबको पता ही होगा। तो जो मेन जो 2 चैप्टर लगे हैं मेरे को इसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें मैं समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने सोचा चैप्टर 9 और चैप्टर 10 मैं समझा देता हूँ, बाकी तो अगर आप बोलेंगे तो आगे बना देंगे, वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 2 चैप्टर तो मैं आपके ऐसे करवा दूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे एग्जाम से पहले भी बस हल्की सी रिवीजन करके चले जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ ये होती है। ठीक है ना। तो आज हमारा चैप्टर 9 खत्म हो गया है, अब हम देखेंगे चैप्टर 10 कल से। फिलहाल इतना ही, चलो ठीक है, थैंक यू।